नमस्कार, मैं आयुषपाल आपका सूर्य समाचार पर स्वागत करता हूं। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1498 करोड़ रुपए की 146 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी यहां पर मौजूद रहे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास की नई इबारत लिखी है। सीएम योगी ने 1498 करोड़ की लागत से 146 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं में सड़क, पर्यटन, स्वास्थ्य और सीवरेज जैसी योजनाएं शामिल हैं, जो गोरखपुर को और अधिक विकसित बनाएंगी। इस मौके पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं करा सकते वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने भिन्न करना चाहते हैं। जिन लोगों ने विकास नहीं कराया है वे लोग समाज के सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं। जब उन्हें मौका मिला तो विकास के कार्यों को स्वयं करते हुए नहीं बल्कि स्वयं के विकास के लिए कार्य किया। अपने पूरे प्रदेश का समग्र विकास हो, जनता जनार्दन को और प्रदेशवासियों को इसका लाभ मिले, इसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2014 के पहले का भारत। 2014 के पहले का भारत भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ था। अविश्वास का वातावरण था। नौजवान टीम कर्तव्य विमूढ़ किसी स्थिति में था। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद देश की सुरक्षा को चुनौती दे रहा था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत हम देख रहे हैं। ये भारत जिससे विकास की नित नई प्रतिमान स्थापित किए हैं, वह भारत जिसने आतंकवाद और नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के संकल्प के साथ जो कार्य अपना प्रारंभ किया था, आज वो सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंच के दुनिया के लिए मॉडल बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर के पुराने दिनों को याद करा कि 2017 से पहले बिजली की भारी किल्लत थी, जिससे लोग बहुत परेशान रहते थे। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले गोरखपुर में मुश्किल बिजली मिलती थी। नगरीय क्षेत्र में 5 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में सप्ताह में रोटेशन होता था। एक सप्ताह बिजली आती थी रात्रि के लिए और एक सप्ताह नहीं आती थी। यह 2017 के पहले की स्थिति थी। गोरखपुर से आप वाराणसी मार्ग पर जाएंगे तो यहां से बड़लगंज पहुंचने में 3 घंटे लगते थे। 3 घंटे। और मुझे लगता है राजेश जी, अब कितना समय लगता है बड़लगंज से आने में? अब मात्र 45 मिनट से बड़लगंज से आप गोरखपुर आ सकते हैं। यह परिवर्तन हुआ है। भटड़ से गोरखपुर आने में 1 घंटे से अधिक समय लगता था 2017 के पहले, और आज यहां से भटड़ तक 4 लेन की सड़क हो गई है। और आयुष विश्वविद्यालय भी भटड़ में ही स्थापित हो रहा है, भटड़ के पास ही स्थापित हो रहा है। और अब भटड़ से चलेंगे तो मात्र 10 मिनट में आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाएंगे। आप याद करिए, कला का ही कमाल था जब 1990 के दशक में रामायण सीरियल चला था दूरदर्शन में। रामायण सीरियल दुनिया का सबसे लोकप्रिय सीरियल हुआ था। एक कला का कमाल है। भगवान राम के व्यक्तित्व पर आधारित, उनके आदर्श और मूल्यों पर आधारित रामायण उसे जब सीरियल के माध्यम से आया तो दुनिया का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक बन गया। सबसे लोकप्रिय, यानी जब घर में टेलीविजन नहीं थे
इतना विजुअल मीडिया का इतना प्रचार नहीं था, केवल दूरदर्शन था भारत में। देश में और दुनिया में 66 करोड़ लोगों ने उस समय रामायण सीरियल देखा था। 66 करोड़ लोगों ने। बहनों और भाइयों, ये मिसाल मिलना बहुत कठिन है। गोरखपुर में 1498 करोड़ की इन 146 परियोजनाओं के साथ मुख्यमंत्री योगी ने शहर के विकास को नई रफ्तार दी है। ये दौरा गोरखपुर को विकास, रोजगार और समृद्धि की नई राह पर ले जाने का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो गोरखपुर में तमाम विकास योजनाओं का शिलान्यास और उनका उद्घाटन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। इससे पहले सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दर्शन लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी हैं। तेज बारिश के बावजूद सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर में ये तमाम समस्याएं सुनते हुए नजर आए हैं। इसके बाद भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत आयोजित संगोष्ठी में भी वे शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृहनगर गोरखपुर के प्रवास पर रहे। सुबह तेज बारिश के बावजूद उन्हें अपनी दिनचर्या बरकरार रखी और गोरखनाथ मंदिर परिसर में भ्रमण किया। इसके बाद वे जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने आम लोगों की समस्याएं सुनी। जमीन विवाद से लेकर इलाज तक हर फरियादी को ध्यान से सुनकर उन्हें अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। जनता दर्शन में सीएम योगी ने हर व्यक्ति की समस्या पर गौर किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की फरियाद को संवेदनशीलता के साथ जल्द से जल्द हल किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी पीड़ित को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, हर शिकायत का निष्पक्ष समाधान। इसके बाद भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत गोरखपुर में आयोजित एक संगोष्ठी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब देश में इमरजेंसी लागू हुई थी, तब मीडिया ने ब्लैक पेज के रूप में जनता के सामने सच रखा। सीएम योगी ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि लोकतंत्र की नक्शा में जनता और मीडिया की भूमिका अहम रही। लोकतंत्र के 3 संवैधानिक संस्थानों को हम मानते हैं, विधायिका को, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को। तो मीडिया ने अपनी सशक्त उपस्थिति के माध्यम से अपने आप को एक चतुर स्तंभ के रूप में अपनी उपस्थिति स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने की में दर्ज कराई है। और लोकतंत्र की इसी सशक्त उपस्थिति के कारण उस समय न केवल लोकतांत्रिक प्रणाली कि अन्य संस्थानों को, बल्कि मीडिया पर भी सरकार का सीधे प्रहार हुआ था। मीडिया के भी आवाज को दबाने का प्रयास हुआ था और इसीलिए जब इमरजेंसी लागू हुई तो मीडिया ने अपने पूरे पेज को ब्लैक पेज के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया या ब्लैंक पेज के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया और अपनी एक प्रकार से इस प्रकार की घोषणा कर दी कि अघोषित रूप से कि हमारी आवाज दबाई जा रही है, लेकिन हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। मित्रों, 50 वर्ष की इस यात्रा में गोरखपुर ने भी अब बहुत कुछ बदलाव देखा है। आज गोरखपुर को कोई बीमारी का अड्डा नहीं बोल सकता। आज कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश से पलायन की बात नहीं कर सकता। आज कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश में या गोरखपुर में यहां पर किसी बीमारी की चर्चा के लिए एक बदनाम जगह के रूप में नहीं दर्ज कर सकता। आज कोई यहां पर माफिया गैंग अव्यवस्था पैदा कर रहा है, इसके बारे में कोई गोरखपुर को या पूर्वी उत्तर प्रदेश को या उत्तर प्रदेश को बदनाम नहीं कर सकता है। आज गोरखपुर हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश, पहचान के संकट का मोहताज नहीं है। आज उसकी पहचान है। देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, भारत की विरासत के प्रतीक के रूप में उत्तर प्रदेश वासियों को
देश भी और दुनिया भी सम्मान देता है। विरासत को विकास की प्रक्रिया के साथ मजबूती के साथ जोड़ने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की सशक्त उपस्थिति को हर व्यक्ति स्मरण कर रहा है। उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम जहां पहुंचे हैं, आज हमारे सामने पहचान के संकट से हम उभरे हैं और तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन और संगोष्ठी में उनकी सक्रियता ये दर्शाती है कि वे जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं और लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। ये दौरा जनसेवा और जागरूकता का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम लोगों की यहां पर समस्याएं सुनी हैं और अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। ये बयान के बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और अब ये मुद्दा राजनीतिक गलियों में छाया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे मेरा क्या लेना। कौन करनी सेना, तमाम करनी सेना यहाँ। सपा सांसद रामजीलाल सुमन की राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। रामजीलाल सुमन के इस बयान के बाद करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया। तूल पकड़ता देख सपा प्रमुख अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन का बचाव करते हुए मैदान में उतरे। अखिलेश यादव ने शासन को लेकर के सवाल उठाए तो इसके जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए जिन्ना समर्थक करार दिया। साथ ही सपा को ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर समाज को बांटने का आरोप भी लगाया। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष नया प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है और यह जातीय संघर्ष किस रूप में आपने देखा होगा। समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तुड़वाया था उस बाबर का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करते हैं और देश तोड़क जिन्ना, जिस जिन्ना के कारण पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जिस जिन्ना के कारण आज भी दलित हिंदुओं के साथ निर्मम अत्याचार हो रहे हैं, उस जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी कर रही है। बहनों और भाइयों, यह वही कुत्सित मानसिकता है जो दलितों का, गरीबों का, वंचितों का हित नहीं होने देना चाहती है। वहीं इस मामले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा कि अखिलेश यादव पहले अपने गुंडों को बवाल करने भेजते हैं, फिर उन्हें करणी सेना का नाम दे देते हैं। डिप्टी सीएम ने ये तक कह दिया कि अगर अखिलेश यादव समाज में समरसता चाहते हैं तो उन्हें अपने सांसद का बयान वापस लेना चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी पहले अपने गुंडों को भेजते हैं, बवाल करवाते हैं और अपने ही गुंडों को करणी सेना बता देते हैं। अगर श्री अखिलेश यादव जी समाज में समरसता चाहते हैं, आगड़ों की, पिछड़ों की, दलितों की एकता चाहते हैं तो एक शब्द वापस लेना था जो एक महापुरुष राणा सांगा जी के बारे में उनके सांसद जी ने बयान दिया था, उसे वापस ले ले, विवाद खत्म हो जाता है। लेकिन वह इस पर राजनीति करना चाहते हैं, वह समाज को बांटना चाहते हैं और पीडीए जो वो कहते हैं वो फर्जी है। उनका पीडीए वो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है और परिवार डेवलपमेंट एजेंसी को मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं और यही उनके लिए घातक सिद्ध होगा और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होगी। राणा सांगा पर सपा सांसद के बयान ने यूपी की सियासत को नया रंग दे दिया है।
अखिलेश और योगी के बीच जुबानी जंग और करनी सेना के विरोध ने इस विवाद को और गहरा दिया है। ये मुद्दा आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो राणा सांगा को लेकर के लगातार सियासी बयानबाजियां जारी है। लगातार विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है, वहीं सरकार इसको लेकर के विपक्ष पर हमलावर नजर आ रहा है। इसी बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर गुब्बारे उड़ाए हैं और खेल की शुरुआत की है। इस दौरान स्कूली बच्चों ने शानदार प्रस्तुति से उनका स्वागत भी किया। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का भव्य उद्घाटन हुआ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रिमोट का बटन दबाकर गुब्बारे उड़ाए और खेलों की शुरुआत की। स्टेडियम पहुंचते ही हजारों स्कूली बच्चों ने रंगारंग खेल प्रस्तुतियों से उनका स्वागत किया। बच्चों ने हैरतअंगेज करतब दिखाकर सभी का मन मोह लिया। पुलिस और पीएसी के जवानों ने परेड निकालकर सलामी भी दी। मंच पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा मौजूद रहे। अगले 4 दिनों तक स्टेडियम में एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करनी चाहिए। उन्होंने सीएम योगी से अपील की कि यूपी में राष्ट्रीय खेल आयोजित कराए जाएं। मैं प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश में नेशनल गेम्स का आयोजन हुए लगभग 75 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। अब समय आ गया है, तैयारी की जानी चाहिए ताकि लखनऊ में भी नेशनल गेम्स का आयोजन हो सके। यह समस्त लखनऊ वासी चाहते हैं। आज खेलो इंडिया के तहत 3000 से अधिक खिलाड़ियों को प्रतिमाह 50,000 रुपए की सहायता दी जा रही है, जो उन्हें प्रशिक्षण, आहार, कोचिंग, किट, आवश्यक उपकरण और अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। साथियों, आपको जानकर यह सुखद आश्चर्य होगा कि जमीनी स्तर पर लगभग 1000 खेलो इंडिया केंद्रों में हजारों खिलाड़ी इस समय प्रशिक्षण ले रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि खेल न केवल युवाओं को अनुशासन सिखाते हैं बल्कि उन्हें देश का नाम रोशन करने का मौका देते हैं। रक्षा मंत्री ने केडी सिंह बाबू स्टेडियम की तारीफ करते हुए कहा कि आयोजन यूपी में खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा। आजकल इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के मुकाबले हो रहे हैं और लोग उनका आनंद भी उठा रहे हैं, मगर एक समय था जब इसी केडी सिंह बाबू स्टेडियम में शीश महल ट्रॉफी नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन होता था और टीम इंडिया के बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी इस लखनऊ में खेलते हुए नजर आते थे। भले ही वह टूर्नामेंट अब नहीं होता है। लखनऊ अपनी स्पोर्टिंग कल्चर के लिए कितना विख्यात रहा है, यह इसी बात से समझा जा सकता है कि आजादी के बाद जब पहली बार नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया तो 1948 में हमारे आपके इसी शहर लखनऊ में ही किया गया था, जब लोग खेल के महत्व को समझे बिना कहा करते थे, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन मैं समझता हूं कि अब एक नई कहावत मार्केट में आ गई है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे और साथ में खेलोगे तो बनोगे उससे भी बड़े नवाब। एक नई यह कहावत मार्केट में अब आ चुकी है और खेलों और खिलाड़ियों के प्रति समाज की धारणा पहले की अपेक्षा मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बदली है। आज माता पिता अपने बच्चों को लिएंडर पेस, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, पीवी सिंधु,
गुकेश और नीरज चोपड़ा जैसा खिलाड़ी और एथलीट के रूप में देखना चाहते हैं। लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का ये आयोजन युवाओं के उत्साह और खेल भावना का प्रतीक है। राजनाथ सिंह का ये दौरा यूपी में खेलों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं लखनऊ में बीजेपी ने वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की शुरुआत कर दी है और पहले एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया है। पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय को आगे रखकर नए वक्फ कानून के फायदे गिनवाएगी। इस अभियान का शुभारंभ जो है वो किया जाएगा। इसी के साथ साथ इसकी भागीदारी भवन में हुआ और इसको लेकर के तमाम तरीके की इसकी खूबियां गिनाई गई है। इसके बारे में जानकारी दी गई। यूपी में बीजेपी ने नए वक्फ कानून के लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत लखनऊ के भागीदारी भवन में एक भव्य कार्यशाला के साथ हुई। कार्यशाला में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता दानिश आजाद शामिल हुए। इस दौरान पार्टी ने अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान स्लोगन को बड़े स्तर पर प्रचारित करने का ऐलान किया। हम उनको 140 करोड़ देशवासी जैसे देश का हर नागरिक है, वैसे इस देश का मुसलमान भी, वो गरीब है चाहे वह पासमानदा मुसलमान है, वह सब भी देश की मुख्यधारा से जुड़े। यह भारतीय जनता पार्टी ने जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, वह संशोधन का जो बिल संसद ने पास किया है उसके आधार पर लाई है। अब इन सबको डर लग रहा है कि उनके वोट बैंक का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि यह संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ की संपत्ति के कारण से गरीब मुसलमान शिक्षित हो जाएगा, रोजगार पा जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ जाएगा तो कांग्रेस और सपा बसपा और जितने भाजपा विरोधी दल है उनकी तरफ देखेगा नहीं, इसलिए बौखलाया। वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ है वो लोकसभा से भी पास हो गया और राज्यसभा से भी पास हो गया। सुप्रीम कोर्ट में ऑफकोर्स ये लोग ले गए हैं, हो सकता है वहाँ एक दो इसमें छोटे मोटे संशोधन और हो जाए, लेकिन ओवरऑल जिस सोच को लेकर ये किया गया है वो सोच अपने आप में बहुत अच्छी है। इससे जो गरीब तबके के मुसलमान भाई हैं या जो उनमें भी जो जैसी जातियां होती हैं, जो बहुत सारी जातियां जो जिनका आज तक शोषण होता रहा है, वक्फ में हुआ क्या है कि वक्फ में जितनी प्रॉपर्टीज थी उनसे जो भी कुछ मिल सकता था वो कभी भी सिर्फ बड़े कुछ लोग लेकर हमेशा उनको एक्सप्लॉइट करते रहे। वो कभी भी गरीब मुसलमानों की बेवाओं को, उनकी विधवाओं को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों की पढ़ाई को, उनके बच्चों की नौकरी को, कभी वो पैसा वहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ। नया वक्फ कानून गरीब और पसमानदा मुसलमानों के लिए पारदर्शिता और विकास का रास्ता खोलेगा। कार्यशाला में राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष इस कानून को लेकर भ्रम फैला रहा है, जिसे इस अभियान के जरिए दूर किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता मुस्लिम धर्मगुरुओं, मदरसा प्रमुखों और समुदाय के लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ये अभियान पूरे प्रदेश में जमीनी स्तर तक पहुंचेगा। अल्पसंख्यक मोर्चे के दानिश आजाद ने जोर देकर कहा कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाएगा। बीजेपी ने इसके लिए समितियों का गठन भी किया है, जो हर जिले में कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगी। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए जो जन जागरण अभियान चल रहा है, ये आज एक सकारात्मक तरीके से हमारे मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो पहल मोदी सरकार ने की, ये बहुत ही शानदार पहल है। निश्चित तौर पर आम मुसलमानों का विकास, ये हमारी मोदी सरकार का हमेशा एजेंडा रहा है, उसी एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं। इस अधिनियम के आने के बाद जो अवैध कब्जे वक्फ की संपत्तियों पे है, जो काली कमाई वक्फ की संपत्तियों से कुछ लोग करते हैं, जिन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को के साथ मिसयूज किया है, उसको मिसलीड किया है, उसकी ऑडिटिंग नहीं होने देते, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होने देते, इन तमाम चीजों को, इस तमाम मिसमैनेजमेंट को हम दूर करेंगे और यकीनन आने वाले दिनों में वक्फ की संपत्ति के माध्यम से हम मुसलमानों के डेवलपमेंट को और आगे ले जाने का काम करेंगे। सर, वक्फ के कानून को आधुनिक रूप देने के लिए, जवाबदेही और पारदर्शी लाने के लिए काम किया गया, उसको लेकर के कुछ भूमाफिया तत्व है जो विरोध उत्पन्न करने की गैर कानूनी तरीके से कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश में नहीं, अन्य जगहों पे ऐसा हुआ है।
इसको रोकने के लिए और जन जन तक सही बात पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आज कार्यशाला हो रही है। इस कार्यशाला में कानून को किस तरीके से आधुनिक किया गया है, किस तरीके से बेहतर जवाबदेही है, किस तरह से बेहतर पारदर्शिता, इसके बारे में चर्चा होगी। एक तरीके का प्रशिक्षण भी होगा जिसके आधार पर घर घर तक हम लोग इस बात को लेकर के जाएंगे और अगर किसी के मन में कोई भ्रम पैदा किया जा रहा है तो उसको काउंटर करेंगे। लखनऊ में बीजेपी की इस कार्यशाला और वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की शुरुआत अल्पसंख्यक समुदाय के बीच नए विश्वास और जागरूकता का संदेश लेकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलिए फिलहाल उत्तर प्रदेश की इस खास पेशकश उत्तर प्रदेश लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।